एवरीवन, अभी हम पढ़ने वाले हैं पावर शेयरिंग। तो पावर शेयरिंग में सबसे पहले है बेल्जियम और श्रीलंका का टॉपिक। तो बेल्जियम एक यूरोपियन कंट्री है जो कि फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग के द्वारा मतलब उसके बेल्जियम के बॉर्डर पे ये सारी कंट्रीज़ है। इसके एरिया है वो हरियाणा के जितना है। 1 करोड़ इसकी पॉपुलेशन है। फ्लेमिश रीजन में डच स्पीकिंग लोग रहते हैं जो कि 59% है। आप इसको FD से याद रख सकते हैं, F से फ्लेमिश, D से डच। वलोनिया रीजन में 40% लोग हैं जो कि फ्रेंच बोलते हैं। 1% है जो कि जर्मन बोलते हैं, जिनसे हमें कोई मतलब नहीं है क्योंकि हमें मेजॉरिटी माइनॉरिटी का ही खेल देखना है। ठीक है। अच्छा, ब्रसेल जो कि कैपिटल है उसमें देखो 80% लोग रहते हैं फ्रेंच स्पीकिंग लोग, और 20% रहते हैं 20% लोग रहते हैं डच वाले। अच्छा, जो फ्रेंच बोलने वाले लोग हैं फ्रेंच, वाह, हाँ, तो जो फ्रेंच बोलने वाले लोग हैं वो रिलेटिवली रिच और पावरफुल है और वो एजुकेशनल और इकोनॉमिकल बेनिफिट ज़्यादा ले लेते हैं जबकि डच वाले हैं उनको इकोनॉमिकल और एजुकेशनल बेनिफिट बहुत लेट मिलते हैं उन लोगों से, ऐसा उन्हें लगता है। तो अब दिक्कत क्या है भाई, एक सेकंड। तो इसके कारण लड़ाई दंगे तो होंगे, तो इसलिए क्या किया कि बेल्जियम की गवर्नमेंट ने कुछ ऐसा किया जिससे कि सारे लोग खुशी खुशी रह सकें। तो सबसे पहले उन्होंने 1970 से 1993 तक 4 बार अमेंडमेंट किया, किसमें, कॉन्स्टिट्यूशन में, कि कैसे उन लोगों को साथ में लाया सके। तो सेंट्रल गवर्नमेंट थी जहाँ की बेल्जियम की, वहाँ पे नंबर ऑफ़ डच स्पीकिंग मिनिस्टर और नंबर ऑफ़ फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर दोनों ही बराबर थे। और फिर स्टेट गवर्नमेंट में भी देखो, स्टेट गवर्नमेंट को भी पावर दे दी गई, जैसे वलोनिया वाले रीजन को पावर मिल गई और फ्लेमिश रीजन को पावर मिल गई, ताकि वो अपना अपना वो रूल्स बना सके स्टेट के अकॉर्डिंग। और ये कोई सेंट्रल गवर्नमेंट के नीचे नहीं है, ये अपना खुद का काम कर रही है और सेंट्रल गवर्नमेंट अपना खुद का। अब ब्रुसेल जो कि कैपिटल थी उसमें भी ऐसे ही पार्टी बनाई गई जहाँ पे डच स्पीकिंग और फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर बराबर थे। कम्युनिटी गवर्नमेंट, ऐसी गवर्नमेंट जो लैंग्वेज, कल्चर, एजुकेशन के द्वारा लिए बनाई गई हो। ब्रुसेल जो कि हेडक्वार्टर था यूरोपियन, देखो ब्रुसेल को यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर बना दिया गया, ठीक है, क्योंकि उसने इतना तगड़ा काम किया है भाई। श्रीलंका जो कि 1948 में इंडिपेंडेंट बना, वो एक आइसलैंड नेशन है और वो कुछ किलोमीटर दूरी है साउथर्न कोस्ट ऑफ तमिलनाडु से। उसकी पॉपुलेशन है 2 करोड़ ऑलमोस्ट, ठीक है। वेट, सॉरी, हाँ, तो देखो सिन्हालास लोग हैं ना वो 74% है, 18% तमिल है। देखो कंट्री में सिन्हाला लोग हैं वो मेजॉरिटी में है जो कि 74% में है। 7 शब्द सिन्हाला में और 4 शब्द हाला में, बिकॉज मेजॉरिटी में है तो हाला ले रहे हैं इसलिए, ठीक है। वो जो लोग हैं वो बुद्धिस्ट। 18% है वो तमिल है और वो मुस्लिम और हिंदू है। 13% श्रीलंका के तमिल है और 5% इंडिया के तमिल है। और वो इंडिया क्यों है, क्योंकि हमारी ब्रिटिशर की दुआएं हैं उनको, इसलिए। अच्छा, 7% है वो क्रिश्चियन है। अब उनका नहीं पता, वो दोनों मिक्सचर है, सिन्हाला भी बोलते हैं तमिल भी बोलते हैं, मतलब कुछ सिन्हाला बोलते हैं कुछ तमिल बोलते हैं, तो उनको वो अच्छे से जांच नहीं पाए लोग और बोला 7% क्रिश्चियन है। मैंने कहा ठीक है, मतलब बच्चों ने कहा ठीक है कोई बात नहीं। अच्छा, अब सिन्हाला लोग हैं ना, इन लोगों ने देखो गवर्नमेंट में, देखो मेजॉरिटी से डेमोक्रेसी में क्या होती है, मेजॉरिटी गवर्नमेंट बनती है और मेजॉरिटी गवर्नमेंट मीन सिन्हाला होगी लोगों की गवर्नमेंट। तो भाई इन्होंने क्या किया, इन लोगों ने बहुत फ़ायदे उठाए। 1956 में एक एक्ट लॉन्च किया जो कि बोलता था कि सिन्हाला ऑफिशियल लैंग्वेज है। जो सिन्हाला स्पीकिंग लोग हैं उनको यूनिवर्सिटी में फेवर्ड किया, उनको गवर्नमेंट जॉब दिया। नए कॉन्स्टिट्यूशन जो कि सपोर्ट करता था और बढ़ावा किसको देता था, बुद्धिज़्म को। तमिल लोगों ने लड़ाई की बट वो फेल हो रहे थे बार बार। उन लोगों को लगा कि गवर्नमेंट और मेजर पार्टीज़ है ना, तमिल लोगों की भाषा, उनके बारे में कुछ नहीं सोचते, और बिल्कुल सही लगा था भाई, क्या सोचते थे, ऐसा थोड़ी ना सोचते हैं कोई सोचने वाला, ठीक है। तमिल लोग ने पार्टीज लॉन्च की और उन लोगों ने स्ट्रगल किया अपने राइट के लिए, अपने तमिल को एक ऑफिशियल लैंग्वेज बनाने के लिए।
जैसे रिलीजन ऑटोनॉमी का मतलब क्या होता है कि और देखो एक रीजन में अपनी उनकी गवर्नमेंट बना देना, ठीक है। फिर एजुकेशन होने देना, जॉब के लिए जैसे उन सिन्हाला लोगों को जॉब मिल रही है वैसे ही इनको मिले, पर इन लोगों को बार बार मना कर दिया गया। अब भाई वो बहुत फर्स्ट्रिया गए थे, वो तो उनका दिमाग ख़राब हो गया था, तो भी लाइक हमने अपना खुद का कंट्री बनाने दो, बट ये भी मना कर दिया। कहाँ पे, नॉर्दर्न और ईस्टर्न पार्ट में, क्योंकि वहाँ पे तमिल थे, जो तमिल लोग थे वो थे तमिल बोलने वाले। सिविल वॉर हुआ 2009 में, जाके वो सिविल वॉर ख़त्म हुआ, इतना लंबा चला था, ठीक है। प्रूडेंशियल मीन्स केयर करना। मैंने खुद अभी थोड़ी देर पहले ही सर्च किया गूगल पे, व्हाट इज़ मीनिंग ऑफ प्रूडेंशियल। तो भाई केयर करना, तो केयर क्या होगी? केयर वही होगी कि तुम कॉन्फ्लिक्ट कम कर दो, ठीक है। और भाई अगर कॉन्फ्लिक्ट कम हो जाएंगी तो स्टेबिलिटी रहेगी पॉलिटिकल ऑर्डर में, तो ये प्रूडेंशियल है लोगों की केयर वगैरह में। अब मॉरल क्या है? मॉरल ये है कि अगर डेमोक्रेसी है तो पावर शेयरिंग, बच्चा है तो पढ़ना चाहिए, वैसे ही डेमोक्रेसी है तो उसका पावर शेयरिंग होना चाहिए। पावर शेयरिंग डेमोक्रेसी का बेस है, ठीक है। अच्छा, अब देखो अलग अलग ऑर्गन के बीच में पावर शेयर होती है, जैसे कि लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। इसके भी इनको जो ये पावर शेयर होती है उसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल। अब यहाँ पे देखो ये सारे लेवल तो एक ही है, लेवल सबके निकले, तो ये सारे लेवल एक ही लेवल पे है, पर अलग अलग पावर। जैसे लेजिस्लेटिव है वो लॉज बनाता है, एग्जीक्यूटिव है वो लॉज मतलब कि लागू करता है, और जुडिशरी चेक करता है, ठीक है। तो अच्छा, अब ये सारे है ना हॉरिजॉन्टल है, मतलब सबकी पावर तो बराबर ही है, बट अलग अलग है, मतलब काम अलग अलग है पर पावर बराबर ही है। बट इसमें से कोई भी अनलिमिटेड पावर नहीं कर सकता यूज़, ठीक है। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि सब लोग एक दूसरे को चेक करते रहते हैं कि कोई गलत काम तो नहीं कर रहा है, और इसके कारण इसको बोलते हैं चेक एंड बैलेंस। जैसे कि अगर इन दोनों का काम गलत हुआ तो जुडिशरी उसमें दखल अंदाजी करेगा, अगर लेजिस्लेटिव ने कुछ बोला तो ये दोनों उसमें काम कर देंगे, तो इसलिए, ठीक है। अच्छा, फिर और इसको सबकी पावर इक्वल है इसलिए हॉरिजॉन्टल बोलते हैं, और चेक मतलब हर सबकी पावर चेक कर सकते हैं एक दूसरे की, इसलिए इसको चेक एंड बैलेंस सिस्टम बोला जाता है, ठीक है। अच्छा, फिर आता है हमारा दूसरा वाला, जिसमें क्या होती है, पहले होती है गवर्नमेंट ऑफ इंटायर कंट्री, सेंट्रल, ठीक है। फिर रीजनल, फिर पंचायत। ये कैसे है? वर्टिकली है, पहले गवर्नमेंट ऊपर है, फिर ये वाला नीचे उससे, फिर इससे नीचे ये वाला, तो ये क्या है? हॉरिजॉन्टल, ऐसे, सॉरी वर्टिकल, ऐसे, मैं क्या बोल रही हूँ पता नहीं। हॉरिजॉन्टल ये होता है, वर्टिकल ये होता है, ये है कुछ भी, ठीक है। तो इसको वर्टिकल पावर बोल रहे हैं क्योंकि ये सीधी तरीके से चल रहा है यहाँ पे। अच्छा, फिर फेडरल डिवीजन ऑफ पावर, मतलब इसको फेडरल डिवीजन ऑफ पावर भी बोलते हैं, अगला चैप्टर इसी के ऊपर है भाई। और फिर अपना आता है, पहले स्टेट जो अपनी पूरी कंट्री को रन करती है उसको सेंट्रल गवर्नमेंट बोलते हैं, फिर स्टेट गवर्नमेंट, और फिर पंचायत आ जाती है। अपने इंडिया में है, बाकी में नहीं है, और बेल्जियम में भी ये सिस्टम था, ठीक है। क्योंकि इंडिया में इसलिए क्योंकि जो गवर्नमेंट सब गाँव में क्या चल रहा है वो नहीं पता कर पाती, इसलिए, ठीक है। सोशल ग्रुप में जैसे रिलीजियस, लिंग्विस्टिक, इस टाइप से। अब कम्युनिटी गवर्नमेंट जो बेल्जियम में थी वो भी इसी का एग्जाम्पल थी। पावर शेयरिंग, जो कि पॉलिटिकल पार्टी में पावर शेयर होती है। जैसे कि देखो पॉलिटिकल पार्टी में पहले तो मेंबर्स के बीच में पावर शेयर होती है, जैसे कि मेंबर्स की अलग अलग विचारधारा होती है, कोई बोलता है ये करो, ठीक है। तो पहले तो वहाँ पे शेयर होती है, फिर अलायंस बन जाती है जो कि डायरेक्टली शेयर हो जाती है। अलायंस मीन्स देखो गवर्नमेंट को जीतने के लिए मान लो 10 सीट चाहिए, बट सीट कुछ इस प्रकार से मिली हुई है, 2 3 3 2, तो इसमें से एक वाला एक ग्रुप आएगा, मतलब ये लोग ये बोलेंगे कि प्लीज़ हम लोग मिल जाते हैं और हम मिल के जीत जाते हैं, और ये मिल के जीत जाएंगे कितने वोट से? 7 वोट से, ठीक है। तो मतलब ग्रुप बन जाता है ताकि जीतने के लिए, जब 2 से ज़्यादा पार्टी
अलायंस फॉर्म कर देती है इलेक्शन को जीतने के लिए, या फिर इलेक्शन को समझ गए तुम। और इसको हम बोलते हैं कॉलिशन गवर्नमेंट, क्योंकि कॉलैब हो जाती है। तो फिर ठीक है, तो थैंक यू। आई होप आप लोगों को थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, मैंने थोड़ी बहुत आपकी मदद की होगी। थैंक यू।